नमस्कार। आज हम सर्कल इस चैप्टर के कुछ नेक्स्ट जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया है उसमें हमने सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल इस पॉइंट को हमने डिस्कस किया था। और जो सर्कल की प्रॉपर्टीज हैं उनमें सबसे पहले हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की हुई थी। जो प्रॉपर्टी थी, अब देखिए हम यहाँ पे पिछले वीडियो में जो हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की हुई है उसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक प्रॉपर्टी ली हुई थी, उसमें ये था कि एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के अंदर जो इंस्क्राइब्ड हुआ है यहाँ पे एंगल ए बी सी, ये एंगल 90 डिग्री का एंगल है। एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, या फिर एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की हुई थी उसमें हमने देखा था कि सर्कल में अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यह परपेंडिकुलर कॉर्ड के दो इक्वल पार्ट्स बनाता है। यही प्रॉपर्टी अगर हम रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं तो अगर कॉर्ड का मिड पॉइंट सेंटर से अगर हम ज्वाइन करते हैं और इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करते हैं स्ट्रेट लाइन से, तो यह जो स्ट्रेट लाइन है वो कॉर्ड को परपेंडिकुलर होती है। अब तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे पहले परपेंडिकुलर होगा तब कॉर्ड के दो इक्वल पार्ट्स होंगे, और यहाँ पे अगर ऑलरेडी कॉर्ड के दो इक्वल पार्ट्स हैं तो यह परपेंडिकुलर लाइन से होगी। फिर उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी ली हुई थी, उसमें देखा था हमने अगर दो कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम अगर ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास होते हैं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा और यह भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अब यहाँ पे यह जरूरी नहीं है कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल हो, अगर इक्वल हैं या नहीं है तब भी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं दोनों कॉर्ड के वो सेंटर से पास होंगे। नेक्स्ट पॉइंट था कि अगर दो कॉर्ड्स की लेंथ अगर इक्वल है, सपोज ए बी यह कॉर्ड है और सी डी यह कॉर्ड है, और इन दोनों कॉर्ड्स की अगर लेंथ इक्वल है तो इन दोनों कॉर्ड्स का सेंट्रल पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है वो भी इक्वल होता है। तो इसे हमने ऐसे डिस्कस किया हुआ था कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। और इसका रिवर्स अगर हम देखते हैं कि दो कॉर्ड्स अगर सेंटर पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, सेंटर से अगर इक्विडिस्टेंट है तो दोनों कॉर्ड्स इक्वल हो जाते हैं। तो इसका मतलब सेंट्रल पॉइंट से पहले कॉर्ड का डिस्टेंस यह डिस्टेंस होगा, और इस सेंट्रल पॉइंट से दूसरे कॉर्ड का जो डिस्टेंस है वो, अगर यह दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो इसका मतलब यह दोनों कॉर्ड्स भी यहाँ पे इक्वल होने चाहिए। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट जो पॉइंट देखा था वो है एंगल एट सेंटर या फिर सेंट्रल एंगल। तो अगर यहाँ पे हम आर्क ए बी लेते हैं तो इस आर्क से सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा एंगल ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी इस आर्क ने बनाया हुआ एंगल होगा सेंटर पे। अब यही आर्क जो है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल का जो पॉइंट है उस पॉइंट को अगर एंगल बनाया जाए तो यह एंगल होगा द पॉइंट इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल में अगर पॉइंट हम लेते हैं तो वहाँ पे इस आर्क ने बनाया हुआ एंगल होगा, और इसी आर्क ने
सर्कल के एक्सटीरियर पार्ट में अगर कोई पॉइंट हो और यहाँ पे बनाया हुआ जो एंगल होगा वो एंगल होगा द एंगल फॉर्म्ड बाय द आर्क ए बी एट द पॉइंट विच इज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के बाहर होगा। अब यहाँ पे हम जैसे कि आर्क के लिए डिस्कस कर रहे हैं या आर्क के लिए हम एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, उसी प्रकार अगर यहाँ पे कॉर्ड लेते हैं हम, कॉर्ड ए बी, तो कॉर्ड ए बी ने सेंटर पे बनाया हुआ जो एंगल होगा वो यहाँ पे एंगल होगा एंगल ए ओ बी। यह कॉर्ड ए बी ने सेंटर ओ पे एंगल बनाया हुआ एंगल एंगल ए ओ बी होगा। अब वही अगर कोई पॉइंट इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल है और यहाँ पे एंगल इस कॉर्ड ने बनाया हुआ होगा तो एंगल ए, सपोज ये पॉइंट सी है, तो एंगल ए सी बी ये जो एंगल है वो इस कॉर्ड ए बी ने जो पॉइंट इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल है वहां पे बनाया हुआ एंगल होगा। और अगर कोई पॉइंट एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल है तो वहां पे बनाया हुआ जो एंगल होगा कॉर्ड ए बी ने, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो बनाया हुआ एंगल होगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल कॉर्ड ए बी ने बनाया हुआ एंगल होगा। तो हम यहाँ पे ऐसा देख रहे हैं कि कॉर्ड ए बी जो एंगल बनाएगी वो कहाँ कहाँ पे बना सकती है, सेम जैसे कि यहाँ पे आर्क बनाएगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आज के क्लास में, जो नया पॉइंट हमें डिस्कस करना है आगे का, वो पॉइंट है, देखिए, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए, अगर कोई सर्कल का हम सेगमेंट लेते हैं, सर्कल का सेगमेंट कैसे होगा, देखिए, अगर कोई सर्कल है और सर्कल के अंदर एक हम कॉर्ड लेते हैं, तो इस कॉर्ड ने और यह जो आर्क है, इन दोनों ने जो इस बीच, इन दोनों के बीच में जो भी पार्ट फॉर्म किया है या यहाँ पे जो एरिया बनाया है, उस एरिया को इन कॉर्ड और आर्क के साथ यह जो पूरा एरिया होगा उसे हम कहते हैं सेगमेंट। अब इस सेगमेंट के अंदर एंगल कैसे होगा, देखिए, तो यहाँ पे यह पॉइंट है ए पॉइंट, यहाँ पे ये बी पॉइंट है, और यह अगर हम यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं तो ये सेगमेंट होगा। और इस सेगमेंट के अंदर जो एंगल बनाया जाएगा वह ऐसे बनाया जाएगा। सपोज ये पॉइंट ए, ये पॉइंट सी बी, और इस अंदर यहाँ पे सी पॉइंट होगा, तो एंगल ए सी बी जो एंगल है वो एंगल इस आर्क के अंदर या सेगमेंट के अंदर बनाया हुआ एंगल होगा। तो इस सेगमेंट के अंदर हम कितने एंगल्स फॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं उतने। तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो यहाँ पे भी एक एंगल बनाया जा सकता है। फिर यहाँ पे भी अगर एक पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पे भी एंगल बनाया जाएगा, यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे एंगल बनाया जाएगा, यहाँ पे पॉइंट है तो एंगल बनाया जाएगा। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स हम यहाँ पे बना सकते हैं। और इस एक ही सेगमेंट के अंदर जितने भी एंगल्स फॉर्म होते हैं वो सभी इक्वल होते हैं। तो एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, हम इसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो सेगमेंट है वो माइनर सेगमेंट है। यही बात हम मेजर सेगमेंट के लिए भी कर सकते हैं। तो मेजर सेगमेंट यहाँ पे ए, सपोज ये पॉइंट वाई है, तो ए वाई बी यह जो मेजर सेगमेंट होगी, इसके अंदर जो भी एंगल्स फॉर्म होंगे वो सभी यहाँ इक्वल होंगे। यह दो एंगल्स इक्वल है और यहाँ के जितने भी एंगल्स हर पॉइंट पे हमने बनाए हैं वो सभी इक्वल है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम एंगल्स के नाम के साथ हम यहाँ पे एंगल्स ले लेते हैं कि सपोज यह पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, और यहाँ पे एक पॉइंट सी है और यहाँ पे एक पॉइंट डी है। तो एंगल ए सी बी और जो एंगल ए डी बी होगा, यह दो एंगल्स इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए
बी, एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी, ये दोनों एंगल्स यहाँ पे इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अगर किसी एंगल का मेजरमेंट दिया जाता है कि सपोज एंगल ए सी बी का मेजरमेंट है यहाँ पे 100 डिग्री, तो एंगल ए डी बी का भी मेजरमेंट 100 डिग्री होगा। और अगर यहाँ पे इधर कोई एंगल बनेगा, सपोज यहाँ पे एक एंगल बनेगा, सपोज ये पॉइंट है ई और यहाँ का जो एंगल है वो 80 डिग्री का होगा, तो इधर भी यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी 80 डिग्री का ही होगा, क्योंकि ए ई बी और यह पॉइंट एफ है, तो ये एफ बी, यह दोनों एंगल्स इन सेम सेगमेंट होंगे, तो इसलिए दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ बी, और इन दोनों एंगल्स का मेजरमेंट इक्वल टू 80 डिग्री होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने इन दोनों का मेजरमेंट लिया हुआ है 100 डिग्री, तो यहाँ पे 100 डिग्री होगा। जो भी मेजरमेंट होगा इन दोनों का इक्वल होगा और इन दोनों एंगल्स का इक्वल होगा। तो यही जो प्रॉपर्टी है वो है एंगल्स इन सेम सेगमेंट। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है या सर्कल के लिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क इज डबल द एंगल विच दिस आर्क सबटेंड्स एट एनी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कम्फरेंस। अब यह जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, हम यहाँ पे पहले डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। सपोज यहाँ पे एक आर्क है, आर्क ए बी, सपोज यहाँ पे एक आर्क है, आर्क ए बी, और यह जो आर्क ए बी है, ए बी ने सेंटर पे जो बनाया हुआ एंगल होगा वो एंगल डबल एंगल होगा। किसके डबल होगा? जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कम्फरेंस, यह आर्क छोड़ के जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सर्कम्फरेंस का कोई पार्ट यहाँ पे फॉर्म हुआ है, उस पे अगर कोई पॉइंट हम लेते हैं और यहाँ पे जो एंगल यह आर्क बनाएगी, इस एंगल का डबल यह एंगल होगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे जो एंगल है वो सपोज 40 डिग्री का है, तो 40 का डबल यहाँ पे 80 डिग्री का एंगल होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, द एंगल सबटेंडेड, इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, यहाँ पे जो आर्क है, आर्क ने एंगल सबटेंड किया हुआ। अब यहाँ पे कहाँ पे सबटेंड किया हुआ होगा? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर, सेंटर पे बनाया हुआ एंगल इज डबल, यह डबल एंगल होगा। इज डबल द एंगल, उस एंगल का डबल होगा जो एंगल यहाँ पे सर्कम्फरेंस पे सबटेंड किया हुआ होगा। एंगल विच दिस आर्क, ये जो आर्क है इसी आर्क ने सबटेंड किया हुआ, सबटेंड्स एट एनी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कम्फरेंस, एनी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कम्फरेंस, सर्कम्फरेंस का जो रिमेनिंग पार्ट है, इस रिमेनिंग पार्ट पे जो भी एंगल बनेगा उस एंगल का यह सेंट्रल एंगल डबल रहेगा। अब इस एंगल का यह डबल है, तो इसका मतलब रिवर्स अगर हम देखते हैं तो इस एंगल का यह हाफ एंगल होगा। अगर यह 80 है तो यह 40 होगा। अगर यहाँ पे जो एंगल है वो 90 होगा तो यह 45 डिग्री होगा। अगर यही एंगल सपोज 100 डिग्री है तो यह 50 डिग्री होगा, तो इसका हाफ होगा और यह डबल होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है लेकिन वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे रहेगा, देखिए सर्कल के अंदर जो भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। अब सर्कल के अंदर बनेगा, इसका मतलब जो क्वाड्रिलेटरल होगा उसके यह चारों वर्टाइसेस ऑन द सर्कल होंगे, सर्कल के ऊपर होंगे यहाँ पे। तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे ए बी सी डी अगर यह क्वाड्रिलेटरल है तो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर यहाँ पे जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की भी प्रॉपर्टी है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की हम डेफिनेशन यह कह सकते हैं कि इफ ऑल द वर्टाइसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के सभी वर्टाइसेस लाई ऑन अ सर्कल, अगर वो सर्कल पे लाई होते हैं LIE, तो यह क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की यही कंडीशन रहेगी, ये चारों वर्टेक्स ऑन द सर्कल होंगे, उसे हम लाई ऑन दी सर्कल ऐसा हम कहते हैं। तो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी भी होती है। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, इफ quadrilateral ABCD is a cyclic, then its opposite angles are supplementary। इसका मतलब इन दोनों ऑपोजिट एंगल की एडिशन 180 डिग्री होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल B प्लस एंगल D, एंगल B और एंगल D इन दोनों एंगल की भी एडिशन 180 डिग्री होगी। तो अगर ऑपोजिट एंगल्स के एडिशन 180 डिग्री होती है तो वह क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा, और जो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा उसके ऑपोजिट एंगल्स की एडिशन 180 डिग्री होगी। तो इन दोनों एंगल्स की एडिशन 180 और इन दोनों एंगल्स की एडिशन 180 डिग्री, तो इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स के एडिशन 180 प्लस 180 360 डिग्री होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और उसकी भी एक प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पे देखते हैं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ पे एक सर्कल है सपोज, और सर्कल के अंदर हम अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं तो यहाँ पे जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा उसके अगर हम एक साइड को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल के साथ लीनियर पेयर में जो एंगल होगा उसे हम एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। कि सपोज ABCD यह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा, और इस एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी है। सपोज यहाँ पे पॉइंट D है, तो एक्सटीरियर एंगल BCD, एंगल BCD यह एंगल इक्वल होगा जो इस एक्सटीरियर एंगल का इंटीरियर एडजेसेंट एंगल है उसका ऑपोजिट एंगल, यहाँ पे जो एंगल A होगा वो एंगल A और यहाँ का एंगल BCD। अब ये जो एंगल है A है उसे हम DAB लिख सकते हैं। तो एंगल DAB और एंगल BCD ये दो एंगल्स यहाँ पे इक्वल होंगे। यहाँ पे जो एंगल है और यहाँ पे जो एंगल है ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि अब देखिए इन दोनों एंगल के एडिशन 180 और इन दोनों के भी एडिशन 180, तो इसका मतलब अगर यह जो एंगल है वो 80 डिग्री का है तो ये 100 डिग्री का होगा और ये भी 100 डिग्री का होगा। तो इसलिए ये जो दो एंगल्स हैं वो यहाँ पे इक्वल होंगे। तो इसी प्रॉपर्टी को हम प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं।
तो इसी के साथ जो सर्कल की बेसिक कंसेप्ट की यह जो वीडियो थी वो यहीं पे समाप्त हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक पॉइंट्स ऑफ मेंसुरेशन या फिर उसे हम एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम के जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, थैंक यू।